नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ी है मिस संगीता रेड्डी जो गोवा के लिए एक प्रेरणादायक महिला है। ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत सी सफलता हासिल की है। नमस्कार संगीता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, नमस्ते। मैडम शुरुआत में हमें जानना है कि आपका बचपन कैसे कैसे गुजरा? कैसे गुजरा? एक सामान्य मनुष्य का बचपन एक अलग होता है और एक आपका अलग हाँ जी, है। तो जब मैं एकदम छोटी-सी थी, आई थिंक 3-4 साल की, तब मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ। जैसे मेरे भाई-बहन स्कूल में जाते थे, वो जब स्कूल से आते थे, जब वो बुक्स लेकर बैठते थे, फिर वो पढ़ाई करते थे, तो उनका मैं सुन के जो है वो मैं अपना फिर उनका पढ़ाई लेना, वो काम मैं करती थी और मैं बहुत ज़िद करती थी कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को भी जाना है और 1-2 बार मैं स्कूल गई भी थी, मेरे बहन के साथ, ज़िद करके। तो वहाँ पे जो टीचर्स थे, तो उन्होंने बोला कि इसको मत लाया करो, एक तो इसको दिखता नहीं है या फिर या बच्चे खेल रहे हैं, फिर वो गिर जाएगी, कुछ हो जाएगा। फिर मैं बालवाड़ी में जाती थी, मेरे कज़न भाई के साथ, तो वहाँ पे वो एबीसीडी जो वो निकालता था, उसके स्लेट पे, तो मैं भी चाहती थी कि वो मुझे भी सिखाए, मुझे भी वो पढ़ना था, मुझे भी सीखना था। पर वैसे कोई मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था, तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जन्म हुआ ही क्यों अगर मैं सामान्य ज़िंदगी जी नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मेरा जन्म मुझे भगवान ने क्यों पैदा किया? ऐसा मुझे लगता था क्योंकि मैंने कहीं से ये चीज़ सुनी भी नहीं थी कि ब्लाइंड कुछ कर सकता है। फिर लोग बोलते थे, "अरे! इसको तो दिखता नहीं है, पता नहीं ये आगे जाकर क्या करेगी, इसका कैसे होगा? एक तो भगवान ने लड़की पैदा की है।" तो इस हिसाब से बुरा लगता था, बहुत बुरा। आपके अंदर वो ज़िद कहाँ से आई कि मैं ब्लाइंड होने के बावजूद भी कुछ कर सकती हूँ? वो चिंगारी कब अ, पैदा हुई? जब स्कूल मिला मुझे मैं स्पेशल स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरा दुर्भाग्य एक्चुअली मेरे को स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ना था। इन बच्चों के साथ ही मेरे को पढ़ना था। पर मुझे स्कूल मिला, स्कूल के बाद ऐसा लगा कि हम लोग ब्रेल पढ़ सकते एक्चुअली मेरा पहले सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे स्कूल में ये बताया गया एक्चुअली अभी मुझे पता चला है कि हम लोग डॉक्टर बन सकते हैं टेक्नोलॉजी के ओके। उसमें। लेकिन पहले मुझे ऐसे पता चला कि हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। आई थिंक मैं 6-7 साल की थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी तब। तब मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम हमारे जैसे बच्चों के लिए कुछ करें, क्यों ना हम हमारे जैसे बच्चों के लिए कुछ बन के दिखाएँ। उन अगर अभी मुझे पता नहीं है लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएँ, तब जाके मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू किया। अपनी छोटी-सी उम्र में वो सोचना कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ, वो अलग हाँ, वो मेरे लिए अलग ही हाँ, था क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझे मेरी हुँ, पहचान मैं खुद बनाऊँ। तो हाँ, जब से छोटी थी ओके। तब से मेरी मेहनत मैंने शुरू की थी। स्कूल में आपको डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या हुई और कैसे आप सँभाल लेती थी उन डिफ़िकल्टीज़ को? एक्चुअली मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं बहुत डरती हूँ। क्योंकि पहले से मैंने आगे कुछ देखा नहीं है और ऐसे एनवायरनमेंट में मैं जी हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ है, तुझे कैसे पता चलेगा? तू कैसे मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती थी, घूमना चाहती थी। लेकिन उस टाइम पे जो था कोई लेकर नहीं जाता था, तो मैं डरती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं मेरे टीचर से भी बहुत डरती थी। तो मैं कुछ क्वेश्चन्स पूछती नहीं थी, जैसे पढ़ाई में डिफ़िकल्टी आई, चुपचाप बैठी मैं। डरना और टीचर इस कारण मुझे बहुत मारते भी थे जैसे, मैंने बहुत मार खाई है मेरे टीचर्स से, क्योंकि ये बोलती नहीं है, उनको लगता था कि मेरे को कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि महाराष्ट्र के सर थे जो हमको पढ़ाते थे, स्टार्टिंग में और मैं थी गोवा की, मेरे को मराठी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। तो फिर वो मुझे पकड़-पकड़ के मारते थे जैसे, "क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है?" बट उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये बच्ची है, इसको क्यों नहीं आ रहा है, इसके उसमें जाए, अंत तक जाए, देखें, वो नहीं सोचा। मारना बस शुरू किया और ब्रेसलेट देते थे जो हमारी रहती है, उसको हाथ में देते, "चलो लिखो।" मुझे तो उनका लिखो वो जो बोलते थे वो भी समझ में नहीं आता था कि वो लिखो बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग कोंकणी बात करते थे, वो पूरा हुँ, मराठी बात करते थे। तो फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे, हुँ, जो मेरे से बड़े थे, 11-12 साल के, तो उनसे मैं सीखती थी कि मुझे सिखाओ, कैसे हुँ, करते हैं, क्या करते हैं? तो इसको मैं अपना खुद सँभालती थी।
लेकिन मेरा मतलब डिसएडवांटेज ये हुआ कि उन्होंने मुझे इतना मारा था हाँ। सर ने कि जैसे बोलना क्या होता है उसको मैं भूल गई थी। अरे! बहुत सहम गई थी मैं। आपके सब्जेक्ट कौन से होते थे? यहाँ पे जो नॉर्मल होते हैं वही सब्जेक्ट आप हाँ लोगों को जी, पढ़ाया जाता हाँ था जी, कि नॉर्मल सब्जेक्ट थे जैसे मराठी था, हाँ, इंग्लिश था, साइंस वगैरह बट सब मराठी मीडियम में था, इंग्लिश हाँ, में नहीं था। ओके। तो आपने बाद में मराठी पिक कैसे किया? क्योंकि सभी मराठी में सब्जेक्ट थे। हाँ, तो फिर बोल-बोल के ओके। सर के साथ बोल-बोल के और फिर हुँ, ऐसा हुआ जैसे उन्होंने छोड़ दिया, जैसे क्योंकि उन्होंने बहुत हाँ, मारा था। हाँ, आई थिंक उन्होंने मेरा हाथ भी मतलब हाँ, मारने के कारण मेरा हाथ भी मतलब ओके, वो हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो फिर उनको निकाल दिया गया वहाँ से। ओके। तो फिर एक जो गोवन टीचर थी, मतलब वो आई मेरे लाइफ में और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो ये स्कूल लाइफ में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो ये डिफिकल्टीज में ओवरकम कैसे किया आपने? हाँ, जैसे कि मैंने बताया अभी कि मेरी टीचर जो है, जिनका जिनका नाम है सारिका, सारिका चारी, वो आई मेरे लाइफ में। उन्होंने मेरे को सिखाया कैसे ओवरकम करना है, कैसे डिफिकल्टीज़ को फेस करना है। सब लोग मुझे मारते थे लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। मतलब उस टाइम पे तो उन्होंने मुझे नहीं मारा, उस टाइम पे उन्होंने मुझे प्यार से सिखाया, गोदी में बिठा के सिखाया क्योंकि मैं 7-8 साल की थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा करती थी और मुझे वो बहुत अच्छी भी लगने लगी। फिर मैं उनकी बात मानने लगी। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ब्रेल कैसे बात करते हैं। तो आपको इमोशनली कुछ इफेक्ट होता था? इमोशनली तो आज भी होता है, उसमें तो कोई पूछने वाली बात ही है नहीं। क्योंकि देखो भाई-बहन तो मेरे हैं, 2 भाई-बहन हैं मुझे। अब मेरे कज़न सिस्टर्स, कज़न ब्रदर्स भी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से आज तक मुझे ऐसा किसी ने साथ बिठा के कभी ये नहीं पूछा कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? आप भी हमारे जैसे हो, आपको भी ये तब तो नहीं, तब तो पूछा ही नहीं था। अब तो चलो अब तो पहचान हो गई है मेरी, मैंने खुद बनाई है तो अब तो लोग पूछते हैं, लेकिन तब नहीं पूछा था। बहुत मेंटली इफ़ेक्ट बहुत होता था। बहुत ऐसा लगता था कि खत्म करें अपने आप को। ये भी फ्रेज़ आया था मेरे लाइफ में मतलब। ओके, तो स्कूल खत्म होने के बाद अपनी कॉलेज लाइफ कैसे स्टार्ट की? मतलब क्या करना था? कैसे करना था? आपको किसी ने गाइड किया या खुद आपने रिसर्च किया? नहीं, मेरे दुर्भाग्य से मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया। जब मेरी 10th में पास हुई ना तो 73% मेरे आए थे। हाँ। सब खुश थे पर मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। पता तो था मुझे कंप्यूटर में जाना था आगे और मुझे पुणे में जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी थी क्योंकि मैं मराठी मीडियम में पढ़ी थी। तो अगर बीच में मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती तो इसका इफ़ेक्ट मेरा मतलब मेरे लाइफ में बहुत होता पढ़ाई में। तो मैं चाहती थी कि मैं पुणे में जाके पढ़ूँ, तो घरवालों ने सीधा मना कर दिया था। मैडम जब आपने बोला ना कि अभी 10th आपके हुए थे कि अब मुझे पता नहीं था कि आगे क्या करना है। ये सामान्यतः के बच्चों का यही हाल होता है कि आगे क्या करना है पता हाँ, नहीं रहता पता है। नहीं होता है, हाँ, टिल ग्रेजुएशन तक पता नहीं रहता पता है। नहीं रहता। लेकिन मुझे पता था कि मुझे कंप्यूटर में हाँ, जाना है, लेकिन यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी ना गोवा हाँ, में। ओके। तो फिर इन लोगों ने मुझे घर वालों ने मना किया कि तू अकेले कैसे हुँ, जाएगी? क्या करेगी? मतलब ओके। तू कैसे तू देख नहीं पाती है, तू हाँ, कैसे वो करेगी? तो उनका जो वो ओवर हाँ, पॉसेसिवनेस था ना, वो पॉसेसिवनेस मेरे को बहुत गुस्सा दिलाता हुँ, था। तो फिर मैंने ज़िद की कि चलो आप लोग मेरे को पढ़ा नहीं रहे हो ना, तो मैं खाना नहीं खाऊँगी। ओके। मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, तब जाके मेरे घरवालों ने ऐसा बोला कि चलो हम तुझे वहाँ डालते हैं, जैसे म्यूज़िक कॉलेज में। हाँ, आलतीन में जो है म्यूज़िक कॉलेज है आलतीनों में, वहाँ डालते हैं हम तुझे। ये सब 10th के बाद आपके? हाँ, 10th के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात हुँ, नहीं, घर वाले डाल रहे हैं, कहाँ भी हो, चलो पुणे हुँ, में नहीं तो यहाँ, पहले यहाँ प्रूफ करके दिखाएँगे, फिर पुणे जाएँगे। हुँ, ऐसे करके मैंने सोच के मैंने हाँ कर दिया। फिर मैं वहाँ चली गई, वहाँ मुझे गर्ल्स तो काफ़ी अच्छे नहीं मिले, साइटेड में मैं पढ़ती थी। हुँ, तो स्पेशल से अचानक साइटेड स्कूल में जाना हुँ, और साइटेड लोगों के साथ ओवरकम मतलब हुँ, उनके साथ रहना, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुँ, सिचुएशन था। क्योंकि मैं देख नहीं पाती थी कि साइटेड लोग कैसे रह रहे हैं, हुँ, क्या कर रहे हैं। उनके हिसाब से अगर रहोगे तो ही वो हमें हाथ हुँ, पकड़ के ले जाएँगे। अगर हम लोग कैसे भी रहेंगे तो वो हमें हाथ भी नहीं हुँ, पकड़ेंगे, कुछ पूछेंगे भी नहीं। तो इसमें मेरे को बहुत हुँ। चैलेंज फेस करने पड़े। और कंप्यूटर का करियर चूज़ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हाँ, डिफ़िकल्ट तो था, तो आपने वही क्यों चुना कंप्यूटर? क्योंकि मैं सिर्फ़ ब्रेल में रही नहीं रहना चाहती थी। मैं ये हुँ, नहीं बोल रही हूँ कि ब्रेल बुरी है, हुँ, क्योंकि उसी से हम लोग पढ़े हैं तो वो तो चीज़ मैं हुँ, बोल नहीं सकती। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं साइटेड लोगों के हुँ, साथ चलूँ।
ओके। है ना? और कंप्यूटर में ऐसा है कि हम भी देख सकते हैं, आप भी कर सकते हो, तो दोनों का काम हो जाता है। ब्रेल तो हमारी आपको नहीं आती है, तो मैं इसलिए चाहती थी कि मैं कंप्यूटर करूँ। वहाँ पे जो आपको फेस हुआ प्रॉब्लम्स कंप्यूटर्स जो आप सीखते थे वहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम फेस हुआ वो कैसे थे? एक्चुअली मैं थोड़ा-सा पहले मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी। मतलब यहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी म्यूज़िक में, तो सब लोग बोलते हैं कि मेरा गाना अच्छा है, अच्छा गाती हूँ। पर मुझे नहीं पता। पर हाँ, वहाँ के सर जो थे, वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे मेरे लिए। वो अच्छे से मेरे को पढ़ाते थे और एक वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड हो गया था, तो वो साइटेड था, पर वो मुझे उसने मेरे को बहुत हेल्प की। जैसे बस स्टॉप से कॉलेज तक ले जाना, पूरे क्लास अभी कॉलेज में तो आप जानते हो कि एक जगह पे तो लेक्चर नहीं होते हैं, तो पूरे क्लासेस में ले जाना, वो पूरा मेरा काम करता था। तो उसको तो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ और आई होप कि अगर वो मेरा वीडियो अभी देख रहा होगा, तो उसको मैं सही में थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उसने मेरी लाइफ़ बनाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि म्यूज़िक में जो है वो राइटर्स मिलने में दिक्कत होती थी क्योंकि सबकी एग्ज़ाम एक साथ होती थी। तो जो नॉर्मल जो लोग हैं, उनको म्यूज़िक का लिखना नहीं आ रहा था। तो फिर वहाँ मेरी मेहनत मैं करती थी और मार्क्स मेरे को कम मिलते थे। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया और फिर घर वालों की बात बिना माने मैंने पुणे का टिकट निकाला बस में। मतलब मेरे पुणे के एक फ्रेंड से मैंने कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पे ऑर्गनाइज़ेशन से बात की मैंने अपने से खुद से और बिना घर वालों को कुछ वो किए मैंने वहाँ मैं गई तब मैं 19 साल की थी। हाँ, 19 साल की थी मैं तब। 19 साल की उम्र में ज़िद पकड़ के वहाँ पे हाँ, जाना। वहाँ पे जाना अकेले मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, पर फिर भी मैं गई क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं यहाँ बैठी तो घर वाले मेरे को कुछ नहीं करने देंगे। तो मैं गई वहाँ पे मैंने 6 महीने का कोर्स किया और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने म्यूज़िक में किया ना एक्चुअली वो मेरा वेस्टिंग टाइम था क्योंकि वहाँ पे ना फैसिलिटी मेरे को मिल रही थी ना कुछ, तो 3-4 साल मैंने अपने वेस्ट किए वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स में 12th करूँगी, ओपन में डाल दूँगी। तो मैंने ओपन में अपना मतलब डाला पुणे में, लेकिन मेरा नसीब बहुत खराब था कि मैं बीमार हो गई उस टाइम पे और मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो बाद में आपने कैसे किया आगे? वहाँ पे जाके फेलियर वापस आपको हाँ, बहुत बड़ा फेलियर मेरे को मिला वहाँ जाके, तो मैं बीमार हो गई और मैं नहीं कर पाई वहाँ पे। तो फिर 2-3 साल आई थिंक मैं डिप्रेशन में चली गई थी, कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? और भगवान ने मेरे को थोड़ी-सी मतलब भगवान मेरे को भूल गया है क्या कि थोड़ी-सी वो मुझे दृष्टि दे और मुझे सबको बताना उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ चाहिए। लोग बोल रहे थे कि चलो नहीं हो रहा है ना, घर में आओ, बैठो। तो 3 साल बाद जो है मैंने मतलब मेरे लाइफ़ में ब्लाइंड एक फ्रेंड आया, वो लेट ब्लाइंड था। फिर भी वो अपनी मेहनत कर रहा था। तो मैंने सोचा अरे ये तो लेट ब्लाइंड है ना? फिर भी ये कर रहा है तो मैं तो बाय बर्थ हूँ ना, मेरे को तो पता है ना सब चीज़। तो वो अगर सीख रहा है, कर रहा है तो मैं क्यों नहीं? तो फिर मैंने 12th का फॉर्म डाला और उसमें मैं 87% आ गई। अरे वाह! लेकिन जब आपने बोला कि डिप्रेशन का फ़ेज़ था, वो कैसे आपने टैकल किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है जो सामान्य मनुष्य डिप्रेशन में गए तो बाहर ही नहीं निकलता है। नहीं, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। मैं जब डिप्रेशन में गई तब मेरे मुझे तब टेक्नोलॉजी के बारे में वगैरह कुछ पता नहीं था। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे ब्लाइंड जो वहाँ पे पुणे में थे, मैं उनके साथ मतलब वो मेरे को घुमाने ले जाते थे, वो सब चीज़। मतलब मैं बाहर बहुत खुश रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डिप्रेशन में थी। जब मेरे लाइफ़ में वो फ्रेंड आया एक्चुअली तब हाँ, तब उसको इंस्पिरेशन बना के मैंने अपना मतलब लाइफ़ आगे बढ़ाया। बाद में अपने कंप्यूटर का जर्नी कैसे क्या हुआ? एक्चुअली मैं कॉलेज में थी ना, हाँ, तब सब लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते थे, हाँ। तो मैं भी चाहती थी कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करूँ। और मेरा एक सांगली का फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसने मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करके दिया। पहला फ़ोन मेरा एंड्रॉयड वो था, मोटो ई था, मोटो ई6। तो मैंने मेरे भाई-बहन से टॉकबैक को ऑन करके लिया, जो कि सब फ़ोन में होता है, तो उसको मैंने ऑन करके मैंने खुद एक्सप्लोर करना शुरू किया। ओके। कैसे फ़ोन लगाते हैं, कैसे मैंने किसी से सीखने की मतलब अलग से स्पेशल वो करने की मैंने कोशिश नहीं की। मैंने एक्सप्लोर किया मैंने और फिर फ़ोन लगाना, टाइपिंग करना, कैसे करते हैं, वो सब चीज़ मैंने अपना खुद व्हाट्सएप खोला। अब मुझे लगता है ये तो साइटेड लोग भी करते हैं, उनको भी तो पता नहीं होता है ना कि कैसे करना है।
फिर वो भी खुद एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम्म, फिर मैंने भी वो चीज़ की, तो फिर आगे वैसे ही मैं एंड्रॉयड में मैं सीख गई, जितना मैं यूज़ कर सकती हूँ उतना तो मैं करती थी। उसके बाद पुणे में मैंने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो लिया था। हम्म, उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि मेरा जो फ्रेंड है, हम्म, जो लेट ब्लाइंड हुआ है, हम्म, वो टेक्नोलॉजी में मास्टर है एक्चुअली। ओके। तो उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। आप उसके वजह से आपको इंटरेस्ट आया। हाँ, उसने मेरे को सिखाया कि कैसे करते हैं, क्या हम्म, करते हैं। उसका ये कहना था कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हम्म, उसने मतलब मैं सोचती थी कि मैं में कुछ नहीं है, पर हम्म, उसने मेरे को बताया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, मेरे में हम्म, पेशेंस है, हम्म, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। वो सब चीज़ उसने मुझे बताया कि तू कर, तू आगे बढ़। उसी ने मेरे को एडमिशन करने के लिए बोला। उसने बोला देखो तू अच्छे हम्म, मार्क्स से पास होगी। तो हाँ, मैं अच्छे परसेंट से पास भी हुई। जितना मैंने 10th में नहीं लाया था, उतना हम्म, मैंने 12th में लाया था। अरे वाह! बाद में आपको पढ़ाने का शौक कहाँ से आया कि आप आपको भी पढ़ाना है आगे? हाँ, यस एक्चुअली वो भी मुझे उसने ही बोला था कि आप जो है वो हुँ, अच्छे से पढ़ा सकते हो सबको मतलब जैसे। हुँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जैसे बच्चों को ही पढ़ाऊँ, अपने जैसे बच्चों को ही पढ़ के मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन देखो हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, हुँ, हमारे पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है, अभी हुँ, भी नहीं है। तो मुझे लैपटॉप चाहिए था अपना, हुँ, खुद का, तो वो मुझे कौन देगा? हुँ, तो फिर मेरे एक मैम है जिन्होंने मुझे 12th में इंग्लिश पढ़ाया था, हाँ, राजश्री मैम मुंबई के हैं वो। हुँ, तो उन्होंने मुझे डोनेशन पे लैपटॉप दिया। आज उनकी वज़ह से मैं जो भी हूँ, हाँ, उनकी वज़ह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया। फिर मैंने कुछ चीज़ें खुद से सीखी, कुछ हुँ, चीज़ें किसी से पूछ के सीखी। तो हुँ, फिर अ, मुझे ऐसे पता चला कि बिलासपुर में हुँ, जॉब मतलब मेरे एक सर हैं, जिनसे मैं सीखती थी। हुँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि बिलासपुर में एक जॉब है, इंटरव्यू आपको देना है। हुँ, तो वहाँ पे मैं गई मतलब वहाँ पे नहीं, पुणे में इंटरव्यू था उसका और फिर वहाँ पे वो लोग हायर करने वाले थे हुँ, हमें। तो वहाँ पे मैं गई सर के पास पुणे में हुँ, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा नसीब इतना खराब था कि उस टाइम पे मेरा लैपटॉप जो है, वो उसका कीबोर्ड थोड़ा-सा खराब हो गया था। तो वो उसका कीज़ अपने आप प्रेस हो रहा था। हाँ, तो उसका वही हुआ, उसने मतलब जैसे मैंने ऑन किया लैपटॉप, तो उसका कीज़ प्रेस होने लगा और जो मुझे इंटरव्यू देना था, वो मैं नहीं दे प मतलब 5 मिनट तक दे पाई, इंटरव्यू 2 घंटे का था हाँ, और उसके बाद उसने फिर चालू कर दिया उसका। तो फिर सर ने मुझे कुछ ओरली क्वेश्चन्स पूछे उसके बाद, हुँ, तो उसके जवाब मैंने सही से दिए और फिर 5-6 दिनों बाद मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो बिलासपुर जाने के लिए। अब यहाँ पे भी मेन फ्रेज़ था हाँ, फैमिली का कि तू अकेली कैसे रहेगी, क्या करेगी? तो फिर मैंने ज़िद की कि अगर आपको आना है तो आप छोड़ने आ सकते हो, देख सकते हो कि वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं। बस यहाँ तक तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, उसके बाद मैं अपना करियर तो वो नहीं कर सकती ना। तो फिर उनको मैंने ले गई बिलासपुर हाँ, और मेरे पास पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हुँ, तो बिलासपुर से ही मेरी पढ़ाने की जर्नी जो है वो शुरू हुई। अ, जब आप बिलासपुर में गए तो वो वहाँ पे आपको आपके साथ फैमिली नहीं थी। नहीं, तो फैमिली अलाउड नहीं थी। आपने एडजस्ट कैसे किया वहाँ पे? एक नहीं, सामान्य इंसान एडजस्ट आसानी से नहीं कर पाता है। हाँ, नहीं, हम भी नहीं कर पाते हैं, हम भी सामान्य इंसान की जैसे ही हैं और हम यही चाहते हैं कि हुँ, हमें वैसे ही हाँ, ट्रीट लोग करें। देखें, वैसे ही ट्रीट करें लोग। तो एक्चुअल में अगर आप बाहर जाके देखोगे तो बीआई लोग बहुत ही आगे जा रहे हैं। तो वो मुझे करना था, मुझे भी दिखाना था कि मैं आगे जाऊँगी। तो बिलासपुर में मैं गई, वहाँ की मैडम बहुत ही अच्छी थी, वहाँ की प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी। उन लोगों ने मुझे एडजस्ट किया उन लोगों के साथ। फिर वो गर्ल्स स्कूल ही था। हुँ, तो फिर बच्चों को पढ़ाना, अपना स्ट्रिक्टनेस रखना, बच्चों ने हमारी बात मानना, बच्चों ने हमें मैम बोलना, हुँ, हर एक चीज़ में बच्चों ने हमारे पैर पड़ के आशीर्वाद लेना, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी था। क्योंकि वो बच्चे भी तो अलग-अलग गाँव से आ रहे थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, अगर वो रह सकते हैं अपने फैमिली के बिना तो हम क्यों नहीं रह सकते? वो स्पेशल स्कूल था या नॉर्मल स्कूल? एक्चुअली वो जाते थे साइटेड स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे, पर फिर यहाँ आके हम उनको सिखाते थे और पहली से 8वीं जो था, वो उस स्कूल में था और बाकी जो 9वीं से 12वीं वाले जो बच्चे थे, 9वीं से कॉलेज वाले, वो स्कूल जाते थे, साइटेड। ओके, तो आपकी वहाँ की जर्नी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। वहाँ की जर्नी देखो वहाँ मैं गई और एज़ यूजुअल मैं बीमार पड़ गई वहाँ जाके क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट मेरे को सूट नहीं हुआ था। तो उन लोगों ने मेरे को अस्पताल में एडमिट किया,
सलाइन लगाए जो भी था। फिर मेरे घर वालों को बुलाया, फिर मैं वापस घर आई। फ़रवरी तक मैं फिर घर में रुकी 2-3 महीने, बीमार थी तब। तो फिर उन्होंने बोला कि हम मतलब तब तक उन्होंने मेरा काम देख लिया था, 8 दिन में वो मेरे को पहचान गए थे। तो उन्होंने बोला कि हम आपको आखिरी चांस देंगे, इसका कैसा फ़ायदा उठाना है वो आपके ऊपर है क्योंकि अगर आप बार-बार बीमार पड़ोगे, तो हमें ऐसी टीचर नहीं चाहिए क्योंकि हमारे बच्चों का नुकसान होता है फिर इन चीज़ों में ना। तो फिर मैंने बोला कि ओके ठीक है, तो फिर मैं गई वहाँ पे, मैंने फिर से शुरू किया पढ़ाना बच्चों को। बच्चों को पढ़ाने में मेरे को दिक्कत आती थी क्योंकि देखो जैसे सुबह 10 बजे उनका स्कूल शुरू हो जाता था, तो 10 से 4 जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना पड़ता था मेरे को और 5 से 8 जो बच्चे स्कूल से आए हैं साइटेड स्कूल से, उनको बाद में और पढ़ाना पड़ता था। ट्यूशन उनके की तरह। हाँ, उनके बैचेज़ थे अलग-अलग, तो उनको और पढ़ाना पड़ता था मुझे। तो दिक्कत तो होती थी क्योंकि रेस्ट नहीं मिल पाता था ज़्यादा और आदत नहीं थी बात करने की ज़्यादा, तो दिक्कत होती थी। फिर जैसे बच्चे फ़ैमिलियर होते गए मेरे से, उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मेरी एक अच्छी बात है, गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। मुझे अगर अंदर से भी डर लगता है ना, तो मेरे चेहरे पे वो मैं दिखाती नहीं हूँ। मेरा कॉन्फिडेंट मतलब ये सब चीज़ें चैलेंजिंग होने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंट इतना आ गया है ना कि मैं अगर डर भी रही हूँ ना, तो मैं वो नहीं दिखा सकती। मतलब मेरा दिखता नहीं है। बाद में आपने वो सब कवर अप कैसे किया? वहाँ पे आपने कंटिन्यू किया बाद में पढ़ाना? हाँ, मैंने कंटिन्यू किया और कवर अप मैंने किया। पहले-पहले मैंने सबकी डाँट सुनी। उसके बाद जब उनको ये लगा कि ये लड़की कर सकती है क्योंकि बच्चों का मेरा एक मेरी एक स्पेशलिटी है, जो स्लो लर्नर्स होते हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो वो जब बच्चे आगे आने लगे ना, पहले वो कुछ नहीं करते थे, उसके बाद वो बच्चे आगे आने लगे। मेरे में वो भी है जैसे मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, मैं कम्युनिकेशन मतलब मैं गाना सिखा सकती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ म्यूज़िक, तो मैं गाना सिखा सकती हूँ। मैं एंकरिंग भी कर सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। किसी से बात करना हो, किसी को मतलब लाइक इम्प्रेस करना हो अपने कम्युनिकेशन स्किल से, तो यस मैं वो भी चीज़ कर सकती हूँ। तो ये जब चीज़ें एक ही टीचर में जब ये सब चीज़ें जब उन्होंने देखी कि ये प्रोग्राम भी कर रही है, ये बच्चों को भी आगे निकाल रही है, इसका तो हिंदी नहीं है, फिर भी ये हिंदी में कहीं न कहीं से ढूँढ के हमारे बच्चों को पढ़ा रही है, सिखा रही है, तब जाके प्रिंसिपल मेरे से बहुत इम्प्रेस थी वहाँ की। तो मैंने वो आगे मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने मेहनत से ही मैंने जो भी किया वो किया। फिर बिलासपुर में यहाँ बिलासपुर से यहाँ मैं अकेले आती थी और यहाँ से बिलासपुर में अकेले जाती थी, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था, उनके बच्चों को बताने के लिए। आप ट्रैवल कैसे करते थे? ट्रेन से या तब तो मैं ट्रेन से करती थी, जब मैं बिलासपुर में थी, तब मैं ट्रेन से करती थी। आपको ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी? बहुत सारी प्रॉब्लम आई क्योंकि एक तो कभी-कभी ऐसा होता था ना कि जैसे मुझे आना है पुणे में और मेरे पास टिकट नहीं है, ठीक है? तो हमारे लिए हैंडीकैप बोगी रहती है, तो मैं जनरल टिकट निकाल के हम लोग उसमें जाके अगर बैठे, तो भी साइटेड लोग जो हैं वो हमें बहुत परेशान करते थे। जैसे एक जगह पे ना बैठने देना, बहुत सारी भीड़ करना, हमें ही उल्टा बोलना, हमारे बोगी में बैठ के वो हमें ही उल्टा बोलते थे। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। मैंने तो बहुत सारी दिक्कतें फेस की। आप थोड़ी शेयर करना चाहती थी जो ट्रेन के इंसिडेंट्स जो हमें भी बता सकती है? क्योंकि मैंने हाँ, भी देखा है कि हम लोग भी कहीं जाते हैं तो भीड़ में हमें भी तकलीफ बहुत होती है। बहुत होती है। हाँ, सही बात है। तो जब हम हैंडीकैप बोगी में बैठते थे, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बूढ़े जो लोग थे, जो औरतें थी बूढ़ी अगर हम लोग बैठे भी हैं तो अगर हम लोग तो चुपचाप बैठते थे, हमें तो किसी से लेना-देना नहीं था। अब हम लोग बैठे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो उनका कहना था, "अरे! यहाँ बैठ के फ़ोन यूज़ करने से अच्छा हमें बैठने के लिए जगह दो या फिर थोड़ा-सा ऐसे बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ।" फिर हम लोग बोलते थे कि, "भई हमारी बोगी है, हमारे लिए बनाई गई है, हम बैठे ही तो हैं, आपको तो हमने जगह दी है ना, हम तो आपको समझते हैं, तो फिर आप ऐसे हमें क्यों बोल रहे हो?" तो फिर बोलते थे, "अरे! इतना बोलते हो इसलिए आपको भगवान ने ऐसे बनाया।" उस टाइम पे बहुत रोना आता था क्योंकि हमको भगवान ने कैसे बनाया है वो अगर एक अनजान व्यक्ति हमें बोले, तो वो बहुत मन को लगने वाली बात थी एक्चुअली। तो हाँ, तो बाद में आगे गोवा से यहाँ आते-जाते रहना, अब मतलब आपने कभी सोचा ना कि उससे अभी आगे जाना है, आगे बढ़ना है उससे आगे? सोचा था मैंने, पर ऐसे जैसे डिफ़िकल्ट जैसे अकेले घूमने में जैसे डिफ़िकल्टीज़ आती थी ना, अब देखो पुणे में अगर हम लोग अकेले घूमे तो हम पूरा पुणे में अकेले घूम सकते हैं। लेकिन गोवा में ऐसा है ना, गोवा के लोग जो हैं
ऐसा हमने बोलना नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरा ही गोवा है, यहाँ पे मैंने जन्म लिया है, लेकिन दुर्भाग्यता से मेरा यहाँ कुछ नहीं है। ना मेरी यहाँ पढ़ाई मतलब स्कूल तक की पढ़ाई तो है, और उसके बाद मेरे लिए गोवा ने कुछ नहीं किया है एक्चुअली। तो अगर गोवा में हम अकेले भी जाएँगे ना, तो लोग हमको देखते-देखते मतलब पीछे मुड़ के देखते-देखते जाएँगे, लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है? आपको हम हेल्प करें, ये रास्ता हम आपको दिखाएँ। जैसे बाहर वाले लोग पूछते हैं, दिखाते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे अवेयरनेस है नहीं, तो मैं गोवा में ज़्यादा आती ही नहीं थी, मैं पुणे में ही रहती थी। मतलब गोवा के लोगों की एक्चुअली एक सीख है ये कि हमें हेल्प करनी चाहिए आगे करनी बढ़ चाहिए, के। हाँ, करनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे सेफ भी फ़ील नहीं होता है। देखो एक अभी की अगर मैं बात बताऊँ, तो अभी हमारे स्कूल में मेरे को वीक में 1 बार जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो जब मैं यहाँ से अकेले जा रही थी, तो फोंडा में मैं उतरी बस से और मैं आगे बढ़ रही थी, तो एक उसने बहुत दारू पी थी। वो इंसान मेरे सामने आया और वो मेरे को बोल रहा है कि दीदी ये लो आपको ₹100। तो भाई मैंने बोला कि भई मेरे को नहीं चाहिए ₹100 क्योंकि मैं अपना खुद कर सकती हूँ। तो फिर भी जब वो मतलब मेरे मेरे से मतलब वो पीछा नहीं छोड़ रहा था, तब एक टाइम पे मेरे को डर लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मतलब मुझे गोवा में सेफ भी फ़ील नहीं होता है। मतलब अभी भी मुझे पता नहीं था कि ये साइड गोवा में है करके, अभी सच बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसे भी अभी छेड़ा जाता है लड़कियों हाँ, को। तो ये है लेकिन लोगों ने ये समझना चाहिए कि भई हम इसको दिखता नहीं है तो इसको और क्या ही छेड़ें। देखने वाली लड़कियों को तो ये लोग छेड़ते ही हैं, ये तो है ही इन लोगों का वो। लेकिन अगर हमारे जैसे को भी अगर वो छेड़ें तो फिर क्या ही मतलब क्या ही इमेज रहती है हमारी गोवा की। आपके आपको क्या लगता है कि गोवा में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? वैसे तो गोवा में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। डिसेबल की तरह न देखते हुए, सामान्य लोगों की तरह अगर जैसे लोग देखेंगे ना, तो हम लोग जो हैं वो बाहर घूम सकेंगे, जा सकेंगे यहाँ से वहाँ, अपने काम जो है वो खुद कर सकेंगे, गोवा में भी। पर ये अभी तक तो नहीं है। ये जो लोग जो मुझे इस चीज़ का बहुत गुस्सा आता है जब लोग ये बोलते हैं, "अरे रे! कैसे होगा?" अभी भी बोलते हैं, अभी तो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर जाऊँ अभी भी अगर मैं बाहर चली गई ना, तो लोग बोलेंगे, "अरे! ये इसको दिखता नहीं है? अरे रे रे रे! क्या होगा इसका? अरे! मेरा क्या होगा?" इससे अच्छा आप ये सोचो कि आप लोगों का क्या होगा कि आप लोग हमारे जैसे को कमज़ोर समझते हो। कभी आप लोगों ने ये नहीं बोला कि वाह! इसने तो बढ़िया काम किया है, ये तो बहुत अच्छी है, पढ़ाती है, ये तो हम भी नहीं कर पाते। कभी कांग्रेचुलेट करने के अलावा लोग ये बोलते हैं कि कैसे होगा इसका? ये तो ये बोल नहीं सकते, ये तो किसी को अधिकार नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ कि सामान्य इंसान को भी हमें बोलने का अधिकार नहीं है कि वो क्यों आगे जा रही है, कैसे होगा इसका? या फिर अगर उसको वो ग्रेजुएट करके अगर वो घर में बैठी है एक सामान्य इंसान, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि वो देखो पढ़ लिख के भी घर में बैठी है। भई उसकी कोई कोई तो मजबूरी होगी, वो भी तो मेहनत कर रही होगी ना। अब उसको फल नहीं मिल रहा है वो बात अलग है, पर ये हम बोल नहीं सकते किसी को भी। अगर एक सामान्य इंसान की बात की जाए, तो एक सामान्य इंसान क्या कर सकता है? क्या-क्या एक मिनट क्या-क्या स्टेप्स ले सकता है कि अवेयरनेस हो गोवा में? देखो मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वॉलंटियर ही पहले लोगों ने आगे आना चाहिए। देखो यूथ जो है आप जैसे लोग हैं, उन लोगों ने ये कहना चाहिए कि हम पैसों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए काम करेंगे, ठीक है? एज़ अ वॉलंटियर अगर आप लोग हमको घुमाओगे, हमारा वर्कशॉप लोगे, है ना? विज़िट करवाओगे हमें अलग-अलग जगहों पे, तो फिर लोगों को पता चलेगा ना कि देखो, फिर लोग जैसे पुणे में होता है, पुणे में बहुत सारे लोग हैं जो वॉलंटियरी काम करते हैं हमारे जैसों के लिए। वो हमें लेकर जाना, हमारे बारे में लोगों को बताना, ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं देखी है कि वॉलंटरी लोग काम करते हैं। एक्चुअली गोवा में होता है, एक्चुअली गोवा में एक पर्पल फिश करके होता है, हाँ, जो वही बस सबसे बड़ा उसी है। उसी तक वो रहता है और पर्पल फेस्ट मतलब में जो अभी है जो शुरुआत हुई है, अभी जो लोग अवेयर हो रहे हैं, बहुत सारे एक्चुअली मैं भी सुबह गया था, वो भी इसे डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग कार्यक्रम था। प्रोग्राम्स गोवा में होते हैं, लेकिन लोगों को लोगों को पता नहीं अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। जैसे देखो पर्पल फेस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं बाहर के, वो कितने अच्छे लोग होते हैं डिसेबल वो अपना कितना अच्छे से सब चीज़ दिखाते हैं, है ना? उसमें वीआई लोग भी होते हैं, हमारे जैसे लोग भी हैं उसमें और वो लोग भी बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करते हैं। तो फिर लोगों ने ये चीज़ देखनी चाहिए और ये जो गोवा के जो हमारे जो यूथ हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो है, उन्होंने ना हमारे लिए क्यूरियोसिटी दिखानी चाहिए कि चलो आप हम आपको ले चलते हैं, हम आपको घुमाते हैं, है ना? और हम बताएँगे लोगों को, हम आपके साथ रहेंगे। जब वॉलंटरी ये लोग ये काम करेंगे ना, तब
हो सकता है कि गोवा थोड़ा-सा आगे बढ़े। समवेयर एक-एक बार ऐसा ही होता है कि थोड़े लोगों के घर में कि उसको तो क्यों हेल्प कर रहा है? उसको हेल्प करने से हाँ, क्या मिलेगा? यही तो। ये सोच नहीं, पहले तो ये सोच होती है, अगर देखो अगर हाँ। मैं किसी को बोलूँ कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए आपकी, हुँ, तो लोग ये बोलते हैं, "अरे! इसको तो दिखता नहीं, मैं उसको हाथ पकड़ के कैसे ले जाऊँगी?" हुँ, मेरे को खुद को शर्म आएगी उसको हाथ पकड़ के ले जाने में। मैंने ये भी देखा है। गोवा में मैंने ये भी देखा है। एक्चुअली दूसरी साइड इसकी देखी जाए ना, तो अगर जो कोई डिसेबल लोगों के लिए कुछ करता है ना, उसका नाम तो बहुत होता है, बहुत हाँ, होता है। होता है। आपका क्या प्लान है गोवा के ब्लाइंड लोगों की या डिसेबल लोगों के लिए आपका क्या प्लान है गोवा में बच्चों के लिए? आपको क्या करना चाहिए और हम लोग उसके लिए क्या आपको सहायता सहायता कर कर सकते हो, सकते हैं? हाँ। तो गोवा के लोगों के लिए मेरा ये प्लान है एक्चुअली कि जैसे मेरे को जैसा फेस करना पड़ा ना, जैसे मैं छोटी थी तब मेरे को जो चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो मेरे जो भाई-बहन हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, वो लोग ना करें, तो उनके लिए मैं उनको पढ़ाऊँ। मैं फ्री में भी पढ़ाती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे को सोशल वर्क करना बहुत पसंद है। मैं हर चीज़ पैसों के लिए नहीं करती हूँ और मैं फ्री में भी पढ़ाती हूँ। तो अगर कोई गरीब बच्चा है जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, जो पढ़ नहीं सकता, तो उसके लिए मैं कुछ करूँ और उन उसको मैं पढ़ा के आगे बढ़ाऊँ ताकि वो मेरा नाम नहीं, बस अपना नाम रोशन करे और गोवा का नाम रोशन करे। यस। बहुत अच्छी सोच है आपकी। हम लोग हुँ। इसमें आपकी बहुत ज़रूर सहायता करेंगे। और हाँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जैसे हाँ, लोग सोचते होंगे कि अभी मैंने इतना सब बताया तो मैं अकेली कैसे रहती होंगी, है ना? खाना-पीना ये सब चीज़ें भी तो ज़रूरी है इंसान के लिए ना। तो मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को कि मैं जो है वो सब कर सकती हूँ अपने खुद के लिए, खुद को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे खाना बनाना हो, जो भी चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं कर सकती हूँ अपने लिए। एक्चुअली अभी आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, हाँ, तो आगे आपके क्या प्लान्स है? एक्चुअली मेरे को ना बीएड करना है। ओके। एक्चुअली मेरे को स्पेशल बीएड करना है, स्पेशल बच्चों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए। पर दुर्भाग्यता से वो गोवा में नहीं है, जहाँ हुँ। तक मैंने देखा, तो वो गोवा में मेरे को दिखा नहीं है अभी तक। गोवा यूनिवर्सिटी में वो नहीं है और इग्नू में जो है वो है, इग्नू से हम लोग शायद कर सकते हैं, जैसे कल मैं देख रही थी वेबसाइट पे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इग्नू यूनिवर्सिटी से करूँ स्पेशल बीएड। अगर कोई वीडियो वाला देख रहा है अभी बीएड के बारे में किसी को कुछ पता है तो हमें सहायता करके बता सकते हैं कि कहाँ पे कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो, आप लोगों के लिए तो गोवा यूनिवर्सिटी में भी बीएड का ऑप्शन है, हाँ। बीएड, डीएड का। आप लोग तो कहीं से भी कर सकते हो। गोवा से भी बैठे-बैठे आप लोग कर सकते हो और हमारे लिए बोलो तो हमारे लिए बनारस में है, लखनऊ में है, जहाँ तक मैंने देखा है, दिल्ली में है, पर गोवा में मैंने नहीं देखा है। तो गोवा गवर्नमेंट से मेरी ये मतलब अपील रहेगी कि उन लोगों ने हमारे लिए जो वीआई लोग हैं, उन लोगों के लिए क्योंकि एमआर सेक्शन का है, जो मेंटली रिटार्डेड है ना, उन लोगों के लिए कोर्स वगैरह होते हैं और उनका अच्छा भाग्य बोल सकते हैं हम लोग। जो आप जैसे वॉलंटियर जो है, यूथ लोग जो हैं, वो उनके लिए स्पेशल कोर्स करते भी हैं और वो पढ़ाते भी हैं। लेकिन गोवा में कुछ होने के लिए कुछ परसेंटेज लगता है ना, उतना परसेंटेज तक होना चाहिए ना पढ़ाई करने के लिए। बच्चे भी होने चाहिए ना। बच्चे तो है, अगर सर्वे करेंगे तो बच्चे मिल जाएँगे। क्योंकि जो छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ पे क्या पता कि बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि पढ़ाई भी होती है, जिनको पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो इसीलिए तो वॉलंटियर जब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ये चीज़ करूँ, मैं लोगों के घर में जाके पूछूँ, पर इसके लिए मेरे को वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पर वो तो मैं हमको मिल नहीं रहे हैं ना। ये है। आगे एक्चुअली आप नहीं मिल रहे बोल रहे हैं, आगे आपको बहुत मिलेंगे। गोवा में ऐसे बहुत अच्छे बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, लेकिन ढूँढना चाहिए, मिलेंगे। ढूँढना चाहिए और वो मतलब हुँ, इंटरेस्टेड भी रहने चाहिए कि करें, हुँ, तब पेशेंस रहने चाहिए, तब जाके हम लोग कर सकते यस। हैं। आपकी जो जर्नी है, इसमें आपका फैमिली का सपोर्ट कैसे रहा? यस, मैं चाहती थी कि ये क्वेश्चन आप लोग मेरे को यस, पूछे। बैकबोन। यस, ये मैं सही में चाहती थी कि ये क्वेश्चन आप मेरे को पूछे, ताकि मेरे को मज़ा आए बताने के लिए। तो आप लोगों को मैं पूछती हूँ पहले कि आप लोगों को क्या लगता है, जब मैं ऐसी हूँ, है ना? तो फैमिली क्या कहती होगी मेरे लिए? मैं केवल सोचता हूँ कि एक कैसे पेन सहन करती होगी पेरेंट्स कि मेरी बेटी बाहर जाके इतनी पढ़ाई कर रही है, इतनी डिफिकल्टी ले रही है।
क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स भी होते हैं कि हम लोग कहाँ पे भी जाए, 1-2 दिन के गोवा के बाहर भी, उनको बहुत तकलीफ होती है कि कैसे रह रहा होगा। कैसे कर रहे हाँ, होंगे, क्या कर रहे होंगे, है ना? जो अब बहुत सोच के बाहर है। तो जब मैं हाँ, मैं छोटी थी, तब भी मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी मैं घर में ज़्यादा रही नहीं हूँ वैसे, तो हॉस्टल में रहती थी। तो मेरी मम्मी मुझे देखने के लिए एवरी वेडनेसडे शाम को आती थी, एवरी वेडनेसडे शाम को वो मुझे देखने के लिए आती थी, वहाँ पे डॉक्टर्स आते थे वेडनेसडे को, उनको दिखा के फिर वो स्कूल में छोड़ती थी, कुछ बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह वो सब चीज़ें देकर। बहुत अच्छे से केयर करती थी और मेरे स्कूल में बेस्ट पेरेंट्स थी मेरी मम्मी, वो लोग बोलते थे कि कभी भी कॉल करो, लड़की के लिए वो कभी भी रात को भी गाड़ी भेजती थी अगर मैं बीमार होती थी तो, और मुझे ले जाती थी। तो वो जो चीज़ था वो बहुत केयरफुल था उस टाइम पे। लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई, तब वो थोड़ा-सा ओवर पॉसेसिवनेस में बन गया। जो कि मेरे को नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। और मेरी बहन को अगर आप देखोगे मेरी बड़ी बहन को, उसका तो और आज भी रहता है उसका तो, ओवर पॉसेसिवनेस उसका बहुत रहता है। लेकिन मेरा जो भाई है ना, वो पहले डरता था, लेकिन अब नहीं। अब वो बोलता है कि अगर हम जैसों के साथ मतलब अ, सिंपल जो व्यक्ति है उनके साथ ये सब हो सकता है, होना है तो किसी के साथ भी हो सकता है और अगर नहीं होना है तो किसी के साथ भी नहीं होगा। तो फिर मेरा भाई बोलता है कि चल तू आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ। फिर इन लोगों को भी वो बोलता है कि उसको मत पीछे मत रखा करो उसको, खींचा मत करो क्योंकि अगर फैमिली उस टाइम पे अगर ये बोलती है ना कि नहीं बेटा आपको नहीं जाना है, तब बहुत थोड़ा-सा मन से जो है ना मेंटली हम लोग डाउन हो जाते हैं। लेकिन वही अगर फैमिली बोले ना कि कोई बात नहीं हम तेरे साथ हैं। देखो, होने वाली चीज़ें तो आप लोगों के साथ भी हो सकती है, एक्सीडेंट तो आप लोगों के भी होते हैं ना। हाँ। आप लोग तो अच्छे से गाड़ी चलाते हो, अच्छे से चलाते हो। लेकिन अगर सामने से अगर कोई आपको ठोक दे, तो उसमें क्या आपकी गलती है? आपकी गलती नहीं है, लेकिन होना तो होता ही है ना। तो फिर ये क्यों समझना कि ये स्पेशल है, इसके लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो ओवर पॉसेसिवनेस की वज़ह से शायद मैं जो करना चाहती थी ना उसमें उससे मैं पीछे हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। तो बाकी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना स्कूल में, स्पेशल बच्चे, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे की एबिलिटी देखो, ठीक है? आपका बच्चा क्या कर सकता है वो देखो और उस हिसाब से करो और उसको छोड़ दो अकेले। मैं उसको लेकर जाऊँगी, वो कैसे जाएगी? नहीं, वो मत बोलो। उसको जाने दो अकेले, क्योंकि आगे जब आपको कुछ हो जाएगा, तो वो कैसे जिएगी फिर? उसको तो फिर आदत रहेगी ना कि चलो मेरी मम्मी मेरे साथ चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। फिर उसमें वो बच्चों का जो टैलेंट है ना, वो पीछे रह जाता है। तो मैं सारे पेरेंट्स को नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी अभी भी कि भई छोड़ दो मेरे को अकेले, क्योंकि मेरा जो भी होगा, मैं अपना देख सकती हूँ। अगर आपके 2 बेटा, 1 बेटा, 1 बेटी अगर आपका देख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो आप सामान्य इंसान की तरह ही हूँ ना। लेकिन ये सामान्य पेरेंट्स का गुण है कि ओवर पॉसेसिवनेस होना ही चाहिए। और सामान्य हर पेरेंट्स हर का है। पेरेंट्स का। हर पेरेंट्स का है, लेकिन हमारे उसमें वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है कि जैसे हम साथ चलते देखो अभी अभी कुछ-कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ये दिखाना होता है कि हम अकेले आ सकते, क्योंकि देखो हम लोग टीचर हैं, राइट? तो हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हम ही बनेंगे ना। अगर हमारे साथ हमारी मम्मी आएँगी तो लोग बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम के साथ तो मम्मी है ना। ये मतलब सोच ही बच्चों की बदल जाएगी। लेकिन अगर वो मैं अकेले जाऊँगी तो देखो मैम गोवा से आई है, मैम अकेली आई है, तो मैम कर सकती है तो हम क्यों नहीं? तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि ओवर पोज़ीशन छोड़े पेरेंट्स लोग, पर मैं ये चाहती हूँ कि भरोसा रखें कि मेरी बच्ची है, जो करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, करके दिखाएगी बस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कहाँ शूट हो रहा है अभी? तो ये वीडियो शूट हो रहा है मेरे अपने मौसी के घर में, जो मेरी सगी मौसी है, जिन्होंने मेरे को ये वीडियो शूट करने की अपॉर्च्युनिटी दी और जिन्होंने अभी मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे और इंटरव्यू लिया, उनको भी उन्होंने ही बुलाया है और उन्होंने ही ये बोला गया है कि मतलब हम आपको हेल्प करेंगे। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमें तो बोलना बहुत होता है, बताना भी होता है, पहुँचना भी होता है लोगों तक, लेकिन कैसे पहुँचे, वो कौन बताएगा? हमारा प्लेटफ़ॉर्म यूनिक अचीवर्स आपके लिए सदैव रहेगा। थैंक्स और थैंक्स मतलब मौसी के लिए। और अब एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि ये लोग हमेशा मेरे साथ रहें और हमेशा मुझे प्रेरणा दें, उनकी वज़ह से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। और अब जैसे गवर्नमेंट को मैंने मेरे बारे में बताया, वैसे मैं हमारे जो मतलब सामान्य इंसान हैं, उन यूथों के लिए भी बताना चाहूँगी
कि गवर्नमेंट ने उनकी तरफ भी थोड़ा-सा, मतलब हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बीजेपी गवर्नमेंट, हमारे सीएम सर बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी वो कुछ करे, ऐसा नहीं है कि हमें ही ज़रूरत है, ज़रूरत उन लोगों को भी है। जैसे अब मेरी बहन ही है जो ग्रेजुएशन, मतलब जो ग्रेजुएट है, कॉमर्स में उसका हुआ है, फिर भी वो घर में है। तो उसके लिए, या फिर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं अभी जॉब के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्यारे गवर्नमेंट से कि उन्होंने इनके लिए भी वो कुछ करें। ऐसा नहीं है कि हम स्पेशल है तो हमारे लिए करें, इनके लिए भी करें और सबके लिए करें। और थैंक्स फॉर माय फैमिली कि वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती हैं। और मेरे मौसी के लिए स्पेशल वाला थैंक्स, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया। अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है इसको तो हम लोग सोचेंगे, लेकिन वो हमेशा मेरे याद में रहेंगे। और मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि इन सब में पहले तो मतलब थोड़ा-सा मैं भूल गई थी थैंक्स करना। सो थैंक्स, और सब मुझे अपना आशीर्वाद दें आगे बढ़ने के लिए। बस थैंक्स।